पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है। याचिका में क्या कहा गया है? दरअसल दो याचिकाएं थी। एक याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं पर अत्याचार करा जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस वजह से ताकि एक ही तरह की सरकार बने, एक ही समुदाय की पसंद की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सके। इसके अलावा एक और याचिका भी दायर की गई थी। दोनों ही याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को और चुनाव आयोग को। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि बंगाल में दरअसल क्या हो रहा है। जिस संख्या की लगातार बात हो रही है कि राजनीतिक हिंसा कितनी हुई है और ये किस तरह से पहले की तुलना में अभी बहुत ज्यादा है और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं, वो आपको इन आंकड़ों के जरिए समझ में आएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 से 5 मई यानी 2 मई को चुनाव के नतीजे आए थे। 2 से 5 मई के बीच 2 से 5 मई 2021 में राजनीतिक हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इसकी आप तुलना कीजिए और क्यों ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो 2 से 5 तारीख के बीच यानी 3 दिन के भीतर ही इतनी घटनाएं हुई हैं। 2020 में यानी एक पूरे साल के दौरान कितनी घटनाएं हुई हैं? राजनीतिक हिंसा की 663 घटनाएं हुई हैं, मौत 57 हुई हैं। लेकिन 2 से 5 मई के बीच में ही 15,000 घटनाएं हो गई हैं। वो तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल कितना बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल का प्रभावित था राजनीतिक हिंसा से। 1 जून से 31 दिसंबर 2019 यानी जून से दिसंबर तक 2019 में राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं 852, मौत हुई है 61 लोगों की। राजनीतिक हिंसा होती रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2 से 5 मई के बीच जिस तरह की हिंसा हुई है वो अभूतपूर्व है। इस तरह की हिंसा पहले नहीं हुई है। 2018 में राजनीतिक हिंसा की 600 प्लस घटनाएं थी और 23 लोगों की मौत हुई थी। रक्त रंजित राजनीति रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन 2 से 5 मई के बीच जो राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी वजह से उनकी अलग तरह से खास तौर पर बात की जा रही है। लेकिन आइए, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीति में हिंसा बार बार होती है और क्यों ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तब किस तरह का बवाल हुआ और किस तरह का तनाव वहां देखने को मिला था। मैं खुद वहां ग्राउंड में मौजूद थी और मैंने भी बहुत बार इस तरह की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट्स देखी और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी आपबीती सुनी। 10 दिसंबर 2020 को कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ था। अलग अलग घटनाएं हैं जिसमें बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। 12 नवंबर 2020 को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। इसके अलावा 19 सितंबर 2019 को बाबुल सुप्रियो को वामपंथी छात्रों ने बंधक बना लिया था और उनको छुड़ाने के लिए राज्यपाल को जाना पड़ा था। राज्यपाल जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। 7 मई 2019 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर फिर हमला किया गया। यानी बार बार दिलीप घोष के काफिले पर हमला होता रहा है। इसके अलावा जेपी नड्डा जब वहां गए थे उनके गाड़ी पर भी हमला किया गया था। तमाम और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर हमला भी किया गया और उनके साथ हिंसा की घटनाएं भी हुई। हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। बादल देवनाथ जी के पास में जाऊं उससे पहले संगीत रागी जी, ये जो घटनाएं हुई हैं चुनाव के दौरान भी हो रही थी, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी और इतनी बड़ी संख्या में हुई कि 15,000 घटना 2 से 5 मई के बीच ही हो गई हिंसा की घटना, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है। ये क्यों इस तरह की हिंसा देखने को मिली पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये जो भी घटनाएं घटी हैं इनको कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं रखा जा सकता। जो बंगाल में हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की का एक बहुत बड़ा जीता जागता क्लासिकल शास्त्रीय उदाहरण है और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बेहतर फिट केस हो सकता है जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। आप गवर्नर को मुख्यमंत्री गाली गलौज की भाषा में प्रयोग करें, गवर्नर को चीफ सेक्रेटरी से यदि बात करने की नौबत आए तो चीफ सेक्रेटरी उससे गवर्नर का फोन तक नहीं उठाए, गवर्नर से बात चीफ सेक्रेटरी नहीं करे। गवर्नर आखिर वह कॉन्स्टिट्यूशनल मुखिया प्रमुख है। सवाल ये नहीं है। टीएमसी का तो ये आरोप है कि गवर्नर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, वो क्या गवर्नर ने गाली गलौज की भाषा की बात की है? क्या गवर्नर ने मुख्यमंत्री को गुंडी बोला? क्या गवर्नर ने मुख्यमंत्री के बारे में कोई बदतमीजी से भाषा में बात की?
लेकिन कौन सी ऐसी भाषा है, आखिरी 1 मिनट हमारे पास रहता है इस चर्चा के लिए। अशोभनीय भाषा है जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बादल देवनाथ जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीत रागी जी, समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा। बादल देवनाथ जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया। बादल देवनाथ जी, जिस तरह के बयान टीएमसी के नेताओं द्वारा दिए गए हैं, जिस तरह के बयान खुद ममता बनर्जी द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी है, तो क्या सरकार अब जागेगी और कार्रवाई करेगी और राजधर्म का पालन करना चाहिए जो बीजेपी बार बार कह रही है ममता बनर्जी को, क्या वो करेंगी ऐसा? ममता बनर्जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। बंगाल में ममता बनर्जी पूरा कामरा 2011 से 2021 तक इतना काम किया, बंगाल के लोग खुश हुआ, इसलिए 213 सीट बंगाल के लोग ममता बनर्जी को दिया। और जो गवर्नर का बात जो है, आप बताइए तो दुनिया में बादल देवनाथ जी हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए जी जल्दी। दुनिया में पूरा देश में जितना गवर्नर है, कोई गवर्नर अपने परिवार के 6 लोगों को नौकरी देता है राजभवन में? कोई गवर्नर खुद का गवर्नमेंट के खिलाफ हर दिन ट्वीट करता है? ठीक है बादल देवनाथ जी, हमारे पास इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो मैंने सीधे सवाल पूछे उसके आपने सीधे जवाब कम ही दिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणी की गई है तो केस भी दर्ज होंगे और जो लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं उनके साथ भी न्याय होगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।